हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो आज रेजोनेंस का जो एप्लीकेशन था, जैसा कि आप सबको मैंने बताया था, एरोमेटिसिटी पढ़ना है। वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। और हम सब लोग पूरी एरोमेटिसिटी जो टॉपिक है उसको कंप्लीट डिटेल में हर चीज़ इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सब लोग तैयार हो, आ जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए उनको लिंक शेयर करिए ताकि जल्दी से ज्वाइन कर लें। और मैं आपको बताऊं एरोमेटिसिटी में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। एरोमेटिसिटी क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है या एलिफैटिक है, उसके क्या प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो एरोमेटिसिटी को एरोमेटिक बनाते हैं और उसकी खास प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल से यूट्यूब प्रेप पे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। सो लेट्स स्टार्ट विथ एरोमेटिसिटी। सबसे पहले आप नाम से जैसा सुन रहे एरोमेटिसिटी है ना, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करने वाले हम लोग। अब ये एरोमेटिसिटी क्या होता है, एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है और ये एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं, अगर हम इनके बारे में बात करें तो आपको जानने मिलेगा अच्छी खुशबू वाले कंपाउंड, ऐसे सभी कंपाउंड जिनकी खुशबू क्या हो, बहुत अच्छी हो। जैसे आपने फ्रेग्रेंस का नाम सुना होगा, फ्रेग्रेंस एक स्मेल वर्ड होता है और एक होता है फ्रेग्रेंस। अगर हम स्मेल को बोले तो स्मेल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना। स्मेल की अगर हम बात करते हैं तो स्मेल गंदा भी हो सकता है, गंदा स्मेल करने वाले कंपाउंड, अच्छे स्मेल करने वाले कंपाउंड। एरोमेटिक जो वर्ड लिया गया है वो वर्ड लिया गया है एरोमा वर्ड से। एरोमा, एरोमा क्या होता है, एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। ठीक है, फ्रेग्रेंस का मतलब ये हुआ कि अच्छी खुशबू देने वाले, मतलब प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड, जिनको सूंघने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे सभी कंपाउंड जो अच्छी महक वाले हों उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो, आप सभी लोग परफ्यूम यूज करते हो है ना, परफ्यूम यूज करते हो, परफ्यूम उसकी खुशबू कैसी होती है, अगर वो बहुत बुरा गंधाएगा तो क्या आप उसको यूज करोगे क्या। जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, जितने भी कॉस्मेटिक हैं, सब में क्या यूज होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। इसीलिए उनका कॉस्ट क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, अच्छी खुशबूदार। कई सारे ऐसे हेयर ऑयल्स हैं जो आप यूज करते हो जिनमें अच्छी खुशबू होती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे कंपाउंड आते हैं मार्केट में जो फ्रेग्रेंस के लिए यूज किए जाते हैं या उनमें कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस होता है। कुछ मेडिसिन भी हैं, जैसे आपने यूज किया होगा रेनवैक्सीवोलिनी, उसमें आप देखिए अच्छे खुशबूदार कंपाउंड आते हैं। लेमन आपने देखा होगा, लेमन का वो जो उसका जो ऊपर का लेयर होता है उसमें भी एक खुशबू होती है। वो सारे खुशबू क्या ठीक है, अच्छे हैं, गंदे महकने वाले नहीं। कुछ कंपाउंड गंदे भी महकते हैं बट सारे कंपाउंड गंदे नहीं महकते। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो एरोमेटिक है वो क्या है, अच्छी खुशबू देने वाले हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिसिटी एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाला, आइए मैं आपको बता दूं। इसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। देन दूसरा पढ़ोगे आप होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड भी है, होमो एरोमेटिक। देन तीसरा आप पढ़ोगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। देन आप पढ़ोगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एंड लास्ट में आप पढ़ोगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये आप एरोमेटिक कंपाउंड के कैटेगरी में 5 ऐसे कैटेगरी आते हैं जिनको आपको पढ़ने हैं। तो 5 टाइप के कंपाउंड्स आप देखने वाले हो, इनमें से पांचों को आपको पढ़ना है, पांचों आपके सिलेबस में है और इन सबको हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करते हुए कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इसमें 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मुझे बताना है। एक आपने सुना होगा, नाम पता नहीं, फ्रॉस्ट डायग्राम, नाम सुना है क्या, फ्रॉस्ट डायग्राम। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताता है, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बताता है। और एक और रूल है जिसका नाम है क्रैग रूल, क्रैग रूल। ये क्रैग रूल एक इंपॉर्टेंट रूल है जो एरोमेटिसिटी डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतनी चीजें कवर करने वाले हैं, आप सभी लोग इन सभी टॉपिक्स को आज कवर करोगे और सबके बारे में जानकारी ले लोगे। और धरती पे जितने एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आने होंगे वो आपके पास होंगे, आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो वन बाय वन हम आपको पहले बताने जाएंगे
एरोमेटिसिटी का क्या मतलब है, एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है ना। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है, वन बाय वन मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो लेट्स प्रोसीड विथ एरोमेटिक कंपाउंड। देखो आपके पास अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो कैसे पहचानोगे, कोई बता सकता है कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानिएगा बताइए। जैसे दो टाइप से होता है, एक तो अगर आपको फिजिकली मिल जाए, मतलब कोई ले आके आपको हाथ में दे दे कि एरोमेटिक है कि एलिफैटिक है, और दूसरा होता है आपको कहीं पेपर पे लिखा हुआ मिल जाए या स्ट्रक्चर बना मिल जाए। तो एक होता है थ्योरेटिकल मिले कहीं पे और एक आपको प्रैक्टिकली करना मिले। तो दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोग जानेंगे, दोनों को एक ही तरीके से नहीं जान सकते हो। कैसे जानोगे, देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि बेटा ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, क्या है लो बताओ, तो आप इसमें कोई रूल नहीं लगा पाओगे। रूल इसलिए लगा पाओगे, ये कंपाउंड भाई इसमें दिख थोड़े रहा कितने कार्बन है, क्या साइकिल है नहीं साइकिल है, कंजुगेशन है नहीं है, इसमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर कोई फिजिकली आपको मॉलिक्यूल मिलता है देन यू हैव टू सेलेक्ट वो सारे टेस्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो पहले हम जब फिजिकली मिलेगा तो हम फिजिकल टेस्ट करेंगे, देन हम रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आप डायरेक्ट कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। जब मैं बोर्ड पे लिख दूंगा कि ये स्ट्रक्चर देखो एरोमेटिक है, तब आप रूल अप्लाई करोगे, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले देखो फिजिकल टेस्ट करने वाला हूं, ठीक है। हम लोग फिजिकली कैसे पता लगाएंगे, फिजिकल टेस्ट क्या क्या है, एंड देन हम लोग करेंगे केमिकल टेस्ट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इनको हम लोग थोड़ा सा इनका स्मेल सूंघेंगे, ठीक है ना, थोड़ा नाक के पास ले आके क्या करेंगे, उसको स्मेल को पता लगाएंगे। तो क्या पता चलेगा, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगरेंस, अच्छी खुशबूदार होते हैं ये, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगरेंस, ठीक है। इनके पास एक अपना कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगरेंस होता है, एक अपनी खुशबू होती है, तो आपको सूंघने में मजा आएगा। कपूर सूंघे हो कभी, कैम्फर कपूर सुना होगा ना, कपूर को जरा सूंघेगा आपको अच्छा महकेगा, ठीक है ना। तो आपको पहला तो कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगरेंस होगा। दूसरा पॉइंट जो है, दे बर्न विथ सूटी फ्लेम, दे बर्न विथ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम क्या होता है इसके बारे में जरा जानिएगा। जो सूटी फ्लेम है ना बच्चों, कभी टायर जलते हुए देखा है, जब टायर जलता है कहीं आसपास में टायर जलता है तो ध्यान दीजिएगा, काला काला थ्रेड जैसा राख जैसा कुछ उड़ता है ना, उसको हम लोग कार्बन सूट बोलते हैं। एक्चुअली वो कार्बन सूट क्या होता है, अनबर्न कार्बन होता है, एक ऐसा कार्बन जो जल नहीं पाया, बर्न नहीं किया, वो अनबर्न कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन सूट बोलते हैं। तो वही सूटी फ्लेम की तरह जलता है। घर में कभी कपूर जला होगा, देखना एकदम काला काला धुआं निकलेगा, है ना, एकदम ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, जो ब्लैक कलर का राख निकलता है, धुआं निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूटी फ्लेम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। ये दो टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। अब कभी कभी सवाल ये पूछता है कि सूटी फ्लेम क्यों आया सर, सूटी फ्लेम क्यों आया, तो इसका मैं आपको रीजन भी बता दूं। यहाँ पे सूटी फ्लेम आता है ड्यू टू एक्सेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है ना। सूटी फ्लेम इज ड्यू टू एक्सेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज ज्यादा हो जाने से वो कंप्लीटली कंबस्चन नहीं कर पाता है। कंप्लीट कंबस्चन जब नहीं करेगा तो अनबर्न कार्बन रह जाएगा। अब देखो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो एक सिंपल हाइड्रोकार्बन मैंने लिया C2H6, अगर बेटा इसको हमें बर्न करना होगा तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, इसका कंबस्चन करा देंगे। ये जब कंबस्चन करेगा तो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल CO2 बनाएगा। देखो दो ही कार्बन है ना यहाँ पे, तो जितने कार्बन उतने CO2 बनते हैं, प्लस जितना हाइड्रोजन है उसका आधा पानी बनता है। 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O बनेगा, 3H2O में 6 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया जाए तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7 है, तो हम क्या करेंगे 7/2। ये देखो कंप्लीट कंबस्चन का रिएक्शन है, ये क्या हो गया, कंप्लीट कंबस्चन। कंप्लीट कंबस्चन होगा तो कोई भी सूट आपको नहीं मिलेगा कार्बन का, क्योंकि पूरा का पूरा CO2 में बदल जाता है, और CO2 क्या है आपका कलरलेस गैस है, उड़ के निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई कार्बन का सूट नहीं दिखाई दिया, वजह कंप्लीट कंबस्चन हुआ। जरा बेंजीन का फॉर्मूला बताना, आप लोग को बेंजीन का फॉर्मूला पता है, बेंजीन का हम सब जानते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6।
यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो था वो 1:3 था, तो कंप्लीट कंबस्शन हो पाया। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 1:1 है। अगर हम इसको बर्न करेंगे O2 के साथ तो कितना आपका हाइड्रोजन कितना है, 6 ही है, तो 6 हाइड्रोजन से क्या करेगा, 2 कार्बन तो कंप्लीटली कंबस्ट करेंगे और 3 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा, बट 4 कार्बन को बर्न होने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं था। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो पूरा कार्बन बर्न नहीं करेगा। देखो इसमें C2H6, इसमें क्या है, C2H6 तो बर्न कर गया, बट रिमेनिंग जो कार्बन था वो बर्न नहीं किया, वही आपका क्या है, अनबर्न कार्बन। अनबर्न कार्बन है जो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ, तो कार्बन का थ्रेड बन के उड़ रहा है, कार्बन का धागा बन के उड़ रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई सूटी फ्लेम अराइजेज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड, देन व्हाट इज योर आंसर, एक्सेस परसेंटेज ऑफ कार्बन। याद रखना, रीजन पता होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ये रीजन है सूटी फ्लेम आने का, ठीक है, ये रीजन है सूटी फ्लेम आने का। सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और एक बार शेयर करो ताकि और बच्चे जो अभी नहीं आ पाए हैं वो भी आके जुड़ जाएं। सभी लोग शेयर कर दो और हम लोग आगे चलेंगे। ये बातें समझ में आई सभी लोगों को? इतनी बात समझ में आई कि क्या होता है, ये फिजिकल टेस्ट था, ठीक है, क्या था, फिजिकल टेस्ट। दूसरा हम केमिकल टेस्ट करेंगे, केमिकली पता लगाएंगे कि क्या एरोमेटिक कंपाउंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, केमिकल टेस्ट करेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है भाई, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ही तो पढ़ा रहे हैं ना, सबके लिए है, कॉमन फॉर ऑल। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस का एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसमें एरोमेटिसिटी पार्ट है, इसीलिए इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इधर देखो ध्यान से, केमिकली कैसे पता चलेगा, केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में हम लोग 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला टेस्ट है अनसैचुरेशन टेस्ट, अनसैचुरेशन टेस्ट। जरा बताइएगा, कोई किसी को पता है अनसैचुरेशन टेस्ट कैसे करते हैं? और दूसरा है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये 2 टेस्ट करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का टेस्ट करेंगे और दूसरा हम लोग टेस्ट करते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट। देखो अनसैचुरेशन टेस्ट इसलिए किया जाता है पता लगाने के लिए कि दिया गया कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड अवेलेबल हो, और सैचुरेटेड मतलब जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो जिनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा वो सैचुरेटेड हो गए, और जिनमें पाई बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेशन टेस्ट हम 2 रिएजेंट से करते हैं, एक का नाम है ब्रोमीन वाटर, याद रखना, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रोमीन वाटर, और दूसरा है डाइल्यूट कोल्ड कैमेनोफोर, ठीक है, डाइल्यूट एंड कोल्ड कैमेनोफोर। ये 2 रिएजेंट हैं जो अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं, पहला ब्रोमीन वाटर, दूसरा डाइल्यूट एंड कोल्ड कैमेनोफोर। इसका कलर ब्राउन रेड कलर का होता है, ध्यान से सुनना, ये जो ब्रोमीन है ये कैसा होता है, ब्राउनिश रेड कलर का, ठीक है, दिखाई देगा इसका कलर, और ये पिंक कलर का होता है। डाइल्यूट एंड कोल्ड कैमेनोफोर क्या होता है, पिंक कलर होता है। तो अगर किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन है, देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई कंपाउंड हमने क्या डाल दिया, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें हम चाहे ब्रोमीन वाटर ऐड करें, चाहे ब्रोमीन वाटर ऐड करें, Br2 प्लस H2O, या तो कैमेनोफोर ऐड करें, ये क्या करता है, सॉल्यूशन को कलरलेस कर देता है, कलरलेस। जैसे ही कलरलेस होगा कंफर्म हो जाएगा कि ये अनसैचुरेटेड है ना, इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। तो जिन कंपाउंड में अनसैचुरेशन होगा वो ब्रोमीन वाटर और कैमेनोफोर को क्या करते हैं, डीकलराइज कर देते हैं। तो ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर अनसैचुरेटेड विल डीकलराइज ब्रोमीन एंड कैमेनोफोर। अब जरा देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है बेटा, मैथ की क्लास एक ISM है ना, ISM इंस्टीट्यूट करके, वहां पे मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको बेहतर मैथमेटिक्स मिल जाएगा, अभी सर लिंक आपको शेयर कर देंगे। तो ISM मैथमेटिक्स, मैथ वो पढ़ाते हैं, मैं बस केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो आपको मेरे यहाँ पूरा केमिस्ट्री मिलेगा। और ISM वाराणसी करके चैनल ढूंढिएगा, उस पर आपको मैथमेटिक्स बेहतरीन मिल जाएगा, पूरे सेमेस्टर का वो पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ लीजिएगा, अभी केमिस्ट्री पढ़ लो। तो देखो आपको क्या दिखाई दिया कि ये हमारा अनसैचुरेशन टेस्ट कलरलेस कर दिया। अगर यही काम बेंजीन में कराओ तो
क्या लगता है कलरलेस हो जाएगा? जब हम बेंजीन में यही डालते हैं कैमेनोफोर, ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जैसे इसमें हम डालेंगे ब्रोमीन वाटर या तो कैमेनोफोर, ठीक है, इनका कलर रह जाएगा, ठीक है ना, कलर अपीयर करेगा। जो ब्राउन रेड कलर था वो ब्राउन रेड रहेगा, पिंक कलर था वो पिंक कलर रहेगा। मतलब कि एरोमेटिक बेंजीन जो है वो इनको डीकलराइज नहीं करता है। तो केमिकल टेस्ट से हमें क्या पता चला कि अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है, पाई बॉन्ड होते हुए भी ये इनको डीकलराइज नहीं करते हैं, है ना। पाई बॉन्ड होते हुए भी डीकलराइज नहीं करा। अब समझ रहे हो बात को, क्यों नहीं करा? ये इसलिए नहीं करा क्योंकि इनका पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। एरोमेटिक का सबसे खास बात क्या होता है? पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, कंजुगेशन की वजह से डीकलराइज नहीं कर रहा है। तो केमिकल टेस्ट क्या करोगे? एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ये आपका पहला टेस्ट हुआ अनसैचुरेशन टेस्ट में, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे यहां पे हम लोग कि एरोमेटिक कंपाउंड्स does not decolorize ब्रोमीन वाटर और कैमेनोफोर, ब्रोमीन वाटर और कैमेनोफोर इसको डीकलराइज नहीं करता है, जबकि इसके पास पाई बॉन्ड था। पाई बॉन्ड सिस्टम जिसके पास होता है उसको डीकलराइज करना चाहिए था, बट ये डीकलराइज नहीं करता है। देन हमें जानना पड़ेगा क्यों नहीं करता है। तो आप देख लो यहाँ पे, क्योंकि ये एरोमेटिक होते हैं, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में होने से पाई बॉन्ड हमेशा डीलोकलाइज घूमता रहता है जहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता। तो जब रिएक्शन नहीं होता तो डीकलराइजेशन नहीं करता। ये पहला केमिकल टेस्ट है। सभी एरोमेटिक कंपाउंड जो देखोगे वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करते हैं। बात समझ में आया सभी को? डीकलराइज नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आई तो जल्दी से सभी लोग थंब अप करो, थम्स अप करो। और जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक बार शेयर जरूर करें ताकि आपके और भी दोस्त आकर जुड़ सके, पढ़ सके और फिर पढ़ने में और मजा आए, ठीक है। सो अब हम लोग आगे चलेंगे। ये पहला टेस्ट था, ठीक है ना, पहला आपका अनसैचुरेशन टेस्ट। दूसरा जो केमिकल मेथड है, यूजुअली जो आपके एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, यूजुअली जो आपके एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हुए भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये आगे रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ाऊंगा ना बच्चों तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। अब देखो, हाँ पीडीएफ सारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं उनको मैं लिंक दे रहा हूँ, अभी तुरंत टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको टेलीग्राम पे सब मिलेगा। मैं टेलीग्राम पे लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, सब शेयर कर दूंगा। ये रहा टेलीग्राम का चैनल, सभी लोग जुड़ जाओ टेलीग्राम पे। जो नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं। सो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि यूजुअली जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, यूजुअली अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक मतलब जो एरोमेटिक नहीं होते, एलिफैटिक कंपाउंड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब हुआ जहां पे जुड़ जाना हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन while aromatic compounds undergo इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इसका दूसरा पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देख रहे हैं दोनों में अंतर आ गया। अब ध्यान से देखो कैसे अंतर आया। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई साइक्लोहेक्सीन ले लें, देखो साइक्लोहेक्सीन हमने लिया, क्या साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लोहेक्सीन जो है इस पे अगर हम HCl डालेंगे या HBr तो आपको दिखाई देगा ये दोनों जाके इसी पे जुड़ जाते हैं, एक पे H जुड़ जाएगा एक पे Cl जुड़ जाएगा।
बट अगर आप इसी में यही सेम सिस्टम में अगर आपने ये काम कर दिया, बेंजीन में आपने अगर क्लोरीन ले लिया, हेलोजन कोई भी, ठीक है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको दिखाई देगा कोई पाई बॉन्ड डैमेज नहीं होता, Cl आ जाता है और एक HCl निकल जाता है। तो इस H को हटा के वहां पे कौन आ गया, Cl आ गया। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, ये भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग है। एलिफैटिक डबल बॉन्ड कंटेनिंग ने क्या किया, एलिफैटिक वालों ने ऐड कर लिया, जो इलेक्ट्रोफाइल आया है उसको क्या कर लिया, अपने पे जोड़ लिया। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आया है इसने क्या कर दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दूसरा मेजर डिफरेंस है एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड का, जो आपकी आंखों के सामने है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस। याद रखना, कोई भी अगर पूछे एलिफैटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो फिजिकली तो एक बता ही लोगे, केमिकली मैंने अब तक आपको दो बता दिया। एक डीकलराइज नहीं करते, दूसरा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। आप सबने पढ़ा होगा बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जितने कंपाउंड हैं, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, ये सब पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और एल्कीन और एल्काइन जो हैं उन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। ये बात आप सबने पढ़ा होगा। बात समझ में आया? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ये एकदम कंफर्म प्रूफ था एरोमेटिसिटी का। तो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है उसके बारे में बताता हूं, ठीक है ना। देखिए, जो सर ने भी कमेंट किया ISM वाराणसी, जो मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे, मैथ्स सर वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, देख लेना, वो अच्छा पढ़ाते हैं। सब लोग उनका मैथमेटिक्स का चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हो मैथ के लिए। मैं बस केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मुझे वही आता है। मैं सब कुछ मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री सारा पढ़ा दूंगा, मैथ के लिए उधर देख लेना, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। हम जो अगला पढ़ाने वाले हैं आपको वो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। कितने लोग जानते हो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कितने लोग जानते हो, जरा जल्दी से बताना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन? हीट का मतलब एनर्जी से हो गया, हाइड्रोजिनेशन का मतलब जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से निकलेगा उसको बोलेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स प्रोसीड के हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैसे स्टडी किया जाता है। पहले मैं आपको बेसिक्स बता दूं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। जब कभी एल्कीन या एल्काइन को निकिल या किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन डाल के गर्म करते हो, कभी याद है आप लोगों को कि आपने एल्कीन का रिएक्शन कराया था, है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, किसको डाल के, हाइड्रोजन। और यहाँ पे हम कोई मेटल यूज करते हैं, यूजुअली या तो निकिल यूज करते हैं, या तो प्लैटिनम यूज करते हैं, या तो पैलेडियम यूज करते हैं। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। होता क्या था बच्चों, इसमें जो आपका डबल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, सिंगल बॉन्ड में, और हाइड्रोजन क्या होता था, जुड़ जाता था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि ये आपका रिड्यूस हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसको हम लोगों ने बोला हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जरा ध्यान से देखना, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन। जब डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है तो कुछ हीट निकलती है, और उस हीट की वैल्यू है -120 किलो जूल पर मोल, -120 किलो जूल पर मोल। ध्यान से देख लो सभी लोग, 120 किलो जूल पर मोल एक डबल बॉन्ड के रिडक्शन से आता है, एक रिडक्शन से, एक डबल बॉन्ड का, ठीक है ना। डबल बॉन्ड कहां चला गया, सिंगल बॉन्ड। अब ये क्यों निकला, यहां देखो पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड टूटा और दो न्यू सिग्मा बॉन्ड बने। ध्यान से सुनो, पाई बॉन्ड मजबूत होता है कि सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है, जरा कमेंट करके बताओ तो सभी लोग, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन ज्यादा मजबूत होता है, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? विच वन इज स्ट्रॉन्गर? यस, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। तो देखो ना, एक पाई टूट के दो सिग्मा बना, मजबूत बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी।
कमजोर बॉन्ड टूटेंगे, मजबूत बॉन्ड बनेंगे, और जब भी मजबूत बॉन्ड बनता है एनर्जी क्या होती है, बाहर जाती है। तो अपन लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, एनर्जी बाहर जा रही है, और कितनी जा रही है बाहर, -120 किलो जूल पर मोल। मतलब एक डबल बॉन्ड को अगर रिड्यूस करोगे तो 120 किलो जूल निकलेगा। अब आ जाओ बेंजीन पे। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है बच्चों, जरा देखो तो। अगर हम इसको रिड्यूस करते तो हमें लगता 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। इसको गर्म करते तो हमारे पास टोटल कितने बनते, 3 थे, तो हमारा पूरा रिडक्शन होकर क्या होता, 6 हाइड्रोजन जुड़ जाता है ना। अब 3 थे तो 1 के रिडक्शन से 120 निकलता है, तो 3 के रिडक्शन से कितना निकलेगा, जरा करके बताना। तो यहाँ पे डेल्टा एच कितना आना चाहिए था, इट शुड बी 12 36 -360 किलो जूल पर मोल। ध्यान से देख लो, इतना आना चाहिए था, -360 किलो जूल पर मोल एक्सपेक्टेड था। ये क्या था, एक्सपेक्टेड, मतलब जो होना चाहिए था वो ये था, एक्सपेक्टेड था 360 किलो जूल पर मोल आना। बट एक्चुअली जानते हो कितना आता है, एक्चुअली जितना आता है, एक्चुअली -208 किलो जूल ही आया। धोखा, यहां हुआ है कुछ धोखा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक्सपेक्टेड कितना था, 360, आया कितना, एक्चुअल 208 ही है, एक्चुअल कितना है, 208 है, एक्सपेक्टेड से कम। ये तो भाई दिक्कत की बात है, कुछ तो हुआ बीच में ना, कुछ तो हो गया जो इसने नहीं होने दिया। कुछ ऐसा हुआ जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 320 से सीधे घट गया भाई साहब। अगर हम किलो कैलोरी में बात करें तो बेंजीन के आपको पता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो बेंजीन का होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है HOH का मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो -54 किलो कैलोरी पर मोल होता है। किलो कैलोरी में बात करोगे तो यहाँ पे -30 किलो कैलोरी आएगा, ठीक है, 30 किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर इसके हिसाब से करते हैं, किलो जूल की जगह करते हैं अगर किलो कैलोरी में, तो 90 किलो कैलोरी पर मोल आता है ना, अप्रोक्सीमेटली 90 किलो कैलोरी के टर्म में अगर हम बात करें तो -54 किलो कैलोरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। होना कितना चाहिए था, ये एक्चुअल वाला है, ये क्या वाला है, एक्चुअल वाला। और एक्सपेक्टेड कितना था, एक्सपेक्टेड था 3 से -90 किलो कैलोरी पर मोल, ये एक्सपेक्टेड था। कितने का लॉस हुआ, तो लॉस देखो, टोटल लॉस जो हुआ है हमें कितने का लॉस हुआ है, 90 - 54 इक्वल टू -36 किलो कैलोरी पर मोल, ये नुकसान हुआ है। और ये नुकसान किस फॉर्म में हुआ, कुछ समझ आया। बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी याद है किसी को, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी याद है किसी को, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी यही होता है -36 किलो कैलोरी पर मोल। जो हमारा बेंजीन है -36 किलो कैलोरी पर मोल, उसका रेजोनेंस एनर्जी निकलता है जब ये डीलोकलाइज करता है। और ये एरोमेटिक होने की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, और जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो यहाँ पहले ही एनर्जी इसकी निकल चुकी होती है। तो 90 के बजाय रेजोनेंस ने 36 किलो कैलोरी घटा दिया था, तो जो बचा था -54 वही रिलीज हुआ। तो एरोमेटिसिटी गेन करने की वजह से बेंजीन पहले ही -36 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो रिलीज कर चुका होता है। रिडक्शन से पहले उसकी एनर्जी क्या होती है, स्टेबल। जैसे कोई आया रिडक्शन करने, हम पहले ही अपने आप को क्या कर लिए, प्रोटेक्ट कर लिए, स्टेबलाइज कर लिए, कोई फिनोमिना करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लिए, तो जो एनर्जी बची होगी वही लेके जाओगे ना, बाकी सब तो अपना सेव कर लिए। इसने क्या किया था, 36 किलो कैलोरी एनर्जी सेव कर लिया था। और बेंजीन का जो रेजोनेंस एनर्जी होता है वो यही होता है -36 किलो कैलोरी पर मोल, ये इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है। तो हमने यहाँ से क्या कंफर्म किया कि अगर कोई स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस से, अगर कोई एरोमेटिसिटी गेन करेगा, तो उसमें पहले ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ चुकी होगी, वो हाईली स्टेबल होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेक्टेड से हमेशा कम मिलेगा। तो जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेक्टेड से हमेशा कम मिलेगा। रीजन, दिस रेजोनेंस एनर्जी, उनमें पहले ही एरोमेटिसिटी होने की वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। और जो एनर्जी रिलीज हो गई
वो कहाँ से निकलेगा? अब है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? जो बचा खुचा था 90 में से 36 चला गया था, 54 बचा था, 54 निकला। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन हमेशा हर्ट करता है, और देखो यहाँ भी एक्सपेक्टेशन हमें हर्ट कर गया। हर्ट क्या किया? जो मिलना था वो नहीं मिला, और मिला वो जो हम सोचे नहीं थे। तो वाई दिस कोला वेरी? बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया पूरा फिजिकल टेस्ट। अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, प्रॉपर एक्सप्लेन कर लोगे? सभी लोग बताइए, सभी लोग को समझ में आएगा? एक्सप्लेन कर ले जाओगे ना, पूरा कंप्लीट चीज है। फिजिकल टेस्ट बता लोगे। अब हम लोग रूल्स पे आने वाले हैं, ठीक है? रूल्स पे अगर आप लोग चैनल पे बने रहे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक आपके जिंदगी में एकदम डेली लाइफ की तरह हो जाएगी, हर दिन याद रहेगा। बस पढ़ते जाइए। आगे चला जाए। जिसको जिसको समझ में आया चलो हैंड रेस करो जल्दी से और बताओ, आगे चला जाए अब, ठीक है ना? ये इतनी बात है। ये देखो आप लोग ना आगे जो भी कंपटीशन में बैठे हो, किसी कंपटीशन में आपको क्वेश्चन आना ही है एरोमेटिसिटी से, और हर लेवल के बच्चों को आएगा। हर लेवल के बच्चों को, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो एरोमेटिसिटी करके नहीं जाएगा। कल इस पे क्वेश्चन कराऊंगा एरोमेटिसिटी पे ऑब्जेक्टिव। आज पूरा पढ़ाना है, इसलिए लेक्चर 9 बजे तक चले, 9 बजे तक, 10 बजे तक चले, 10 बजे तक कंटिन्यू रखूंगा, बंद नहीं करूंगा, ठीक है ना? तो अपना खाना पीने का व्यवस्था वहीं कर लेना, पढ़ाएंगे आज। हाँ, फिजिकल में 2 ही होता है, सूंघ सकते हैं, जला सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते उसका। फिजिकल टेस्ट केवल 2 ही होता है। तो 93 लोग लाइव हो तो कम से कम लाइक कर दो ना, अंगूठा वाला ऐसे वाला बटन दबा दो बेटा, ऐसे वाला मत दबाना, ऐसे वाला दबाना, ठीक है, जो अप वाला है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस आप पढ़े रहो, लेक्चर को सेव करके रखना। और एरोमेटिसिटी जिंदगी में तुम्हें एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, और एरोमेटिसिटी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना? सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट, रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी। अब देखो, अगर मैंने रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, अब देखो एक गलती मत करिएगा आप लोग, एक गलती ये मत करिएगा। अब जैसे मान लो पेपर में एरोमेटिसिटी पूछा है ना, पेपर में मैंने पूछ दिया एरोमेटिसिटी, बता बेटा एक कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। आप जाइएगा दौड़ कर माचिस खरीद के लाइएगा और जला दीजिएगा। अगर सूटी फ्लेम निकला तो एरोमेटिक, नहीं निकला तो क्या करोगे? नॉन एरोमेटिक। जला दोगे क्या? कि ऐसे पेपर को पकड़कर सूंघोगे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना। पेपर में आएगा तो उसका रूल अलग है ना, उसका रूल लगा के करेंगे, ठीक है? रूल्स करेंगे। और अगर आपको हाथ में कोई दे दिया ऐसे फिजिकली तो फिर उसको ऐसे करिएगा, ठीक है ना? क्या क्या रूल्स हैं? 5 रूल हैं। 5 रूल अच्छे से सीखिएगा, मजा आएगा। 5 रूल है, 5 रूल अच्छे से सीखिए, 5 रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? सबसे पहला रूल है, एरोमेटिक कंपाउंड वही होंगे जो साइक्लिक होंगे। अगर साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो एरोमेटिक केवल साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक? मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना जरूरी है, रिंग वाला होगा तभी होगा एरोमेटिक। अगर कोई ओपन चेन है तो कभी एरोमेटिक नहीं होगा। ओपन चेन सिस्टम्स नेवर बी एरोमेटिक, वो सिर्फ एलिफैटिक हो सकते हैं, ठीक है ना? पहला कंपाउंड। दूसरा, पूरा जो साइक्लिक रिंग होगा उसका हर एटम या sp हाइब्रिड होना चाहिए या sp2 हाइब्रिड होना चाहिए, ठीक है ना? ईच एटम ऑफ द रिंग, ईच एटम ऑफ द रिंग मस्ट बी या तो sp हो या तो sp2 हाइब्रिड होना चाहिए, ठीक है? मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिड। इसके अलावा अगर sp3 हुआ तो खत्म, नॉन एरोमेटिक, वो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? या तो sp हाइब्रिड हो या तो sp2 हाइब्रिड हो, ये मिनिमम कंडीशन है, sp और sp2 हाइब्रिड। तीसरा, ठीक है ना, पूरा रिंग प्लेनर होना चाहिए, मतलब वो प्लेन पे रहना चाहिए, नॉन प्लेनर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। मॉलिक्यूल को प्लेनर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई एटम sp sp2 हाइब्रिड हुआ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लेनर ही होते हैं, बट हमेशा जरूरी नहीं है। ऑलवेज प्लेनर होंगे, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना? कभी कभी नॉन प्लेनर भी हो जाते हैं,
मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल मिलेगा कि sp2 हाइब्रिड थे बट वो प्लेनरिटी गेन नहीं किए, उनका कुछ अपना मैटर था, कुछ अपना लफड़ा था, वो सीखेंगे कि वो नहीं था, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, ये हो गया। चौथा कंडीशन जो है वो ये है, पूरे रिंग को कंप्लीट कंजुगेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिंग का आधा पार्ट कंजुगेशन हो आधा छूट गया, नहीं, होल रिंग जो पूरा साइक्लिक रिंग है फुल्ली कंजुगेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल मस्ट बी फुली कंजुगेटेड, मॉलिक्यूल मस्ट बी फुली कंजुगेटेड। फुली का मतलब पूरा रिंग कंजुगेटेड होना चाहिए, रिंग का एक भी कार्बन कंजुगेशन के बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरोमेटिक नहीं होगा। होल रिंग मस्ट बी कंजुगेटेड, ठीक है ना। पूरा सर्कुलेशन होना चाहिए, पूरे इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन पाई बॉन्ड में होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। और आखिरी रूल है, पांचवा रूल, मॉलिक्यूल मस्ट फॉलो हकल्स रूल, मॉलिक्यूल मस्ट फॉलो हकल्स रूल। अब क्या होता है बताता हूं उसको डिटेल में। मॉलिक्यूल्स मस्ट फॉलो हकल्स रूल, मॉलिक्यूल्स को हकल्स रूल फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। और हकल्स रूल देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हकल 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ सिस्टम। जिस सिस्टम की आप बात करोगे उसके पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए। तो इनका रूल ये बोलता है कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो रिंग का होगा वो हमेशा 4n+2 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये 4n+2 के बराबर हुआ तो आप देखो n की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 या कोई इंटीजर आया, ठीक है ना, इंटीजर आया, तो हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक है। क्या बोलेंगे उसको, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक तब कहलाएगा जब n की वैल्यू क्या हो जाए, 1, 2, 3, 4 या कोई इंटीजर आ जाए, देन हम बोलेंगे एरोमेटिक है। अगर इंटीजर नहीं आया, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ गई, 1/2, 3/2, 5/2, ऐसा ही फ्रैक्शनल आया, ठीक है, फ्रैक्शनल आया, तो हम बोलेंगे ये एंटी एरोमेटिक है। क्या बोलेंगे, ये एंटी एरोमेटिक है। इसके लिए एक और रूल लगता है, बता दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बट आपसे कभी कंपटीशन में पूछ सकता है। एंटी एरोमेटिक के लिए जो हकल रूल होता है वो 4n = पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर हकल रूल यहाँ बात करें तो एंटी एरोमेटिक के लिए 4n+ इसके बराबर है और एरोमेटिक के लिए ये है। हालांकि हम इसी फॉर्मूले को यूज करके सबको सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसी को फॉलो करिएगा। बट अगर कहीं पूछे कि एंटी एरोमेटिक में हकल रूल क्या होता है, तो एंटी एरोमेटिक में हकल रूल 4n = पाई इलेक्ट्रॉन होता है और एरोमेटिक में 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन होता है। हालांकि हम इसी रूल को लगा के सॉल्व कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एकदम सरल है। नॉन एरोमेटिक शुरू के 4 कंडीशन से किसी एक कंडीशन को वायलेट कर जाएगा। मतलब कोई एक कंडीशन जो आपको इसमें से दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, चारों में से कोई हो सकता है साइक्लिक ही ना हो, साइक्लिक हो, प्लेनर ही ना हो, साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, कंजुगेटेड ही ना हो, है ना, कंजुगेटेड ही ना हो। मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंजुगेटेड हो, फुली कंजुगेटेड ना हो, पार्शियल कंजुगेटेड हो। तो इनमें से कोई भी फॉलो कर गया तो नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को ही आप बोल सकते हो एलिफैटिक, एंटी एरोमेटिक को एलिफैटिक नहीं कह सकते, ठीक है। नॉन एरोमेटिक ही एलोफैटिक होता है, नॉन एरोमेटिक को एलिफैटिक कह सकते हो, बट एरोमेटिक अलग है, एंटी एरोमेटिक अलग है, नॉन एरोमेटिक को हम एलिफैटिक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। ये चारों पांचों रूल देख लो अच्छे से सभी लोग, पांचों रूल एकदम याद करके अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलने वाले हैं। पूरी तैयारी, पांचों रूल में कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को किसी भी रूल में डाउट हो तो पूछ लो। ये सारे रूल आपको पता होने चाहिए एकदम, और हम अप्लाई करने वाले हैं। अगला जो हम करेंगे अब एग्जाम्पल्स पे आएंगे और एग्जाम्पल में सीधे रूल अप्लाई होंगे, और जब अप्लाई होंगे तो सीधा मजा आएगा, है ना। सो यहाँ तक सभी को क्लियर है। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। जो सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपने भी कर लो और अपने दोस्तों को भी सेंड कर लो ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें,
ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर अच्छे कंटेंट चाहिए, आपको क्वालिटी एजुकेशन केमिस्ट्री में आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो आपको ये चैनल बने रहना होगा। आपको इस चैनल के कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे, आपको मजा भी आएगा और आपके क्वेश्चन सीधे एग्जाम में फंस जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। हकल रूल सिंपल होता है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर। हकल साहब ने एक रूल दिया कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो इन चारों कंडीशन को फॉलो करता है और वो हमारे रूल 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए, जिसमें n की वैल्यू ये आ जाए 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो ऐसे सभी कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएंगे। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाए तो ऐसे सभी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाएंगे। ये हकल साहब ने कहा था, ठीक है, ये हकल साहब का कहना है। अब हम लोग हकल साहब की बातों को मानते हुए आगे चलने वाले हैं। मैं आपको 2-4 कंपाउंड का एग्जांपल दूंगा, फिर आप अपने आप समझ जाओगे, हाँ अब ये होने वाला है, आप अपने से करोगे। ठीक है, हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल के लिए। तैयार सभी लोग? शुरू करें एग्जाम्पल्स। सभी लोग तैयार हो? नॉन एरोमेटिक का कोई रूल नहीं होता, वो ऊपर से कोई रूल, चारों में से कोई रूल को वायलेट कर जाए, किसी चारों को छोड़ दे, 3 फॉलो करे, 1 को ना फॉलो करे तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है ना? कंजुगेशन का मतलब जब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल हो या डबल सिंगल पाई। जो लोग अभी नए चैनल पर, पीछे जाकर रेजोनेंस का शुरू से लेक्चर देखिएगा, पहले लेक्चर मैंने कंजुगेशन क्या होता है बताया हूँ, पूरा कंजुगेशन समझाया हूँ। और नहीं तो इसी चैनल पे जीओसी नाम का एक वो होगा प्लेलिस्ट, उसमें आपको कंजुगेशन का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो अगर आपको कंजुगेशन नहीं समझ आया है तो आप जीओसी वाला ओपन करिएगा प्लेलिस्ट, उसमें कंजुगेशन का एक लेक्चर होगा, उसको पूरा देख डालिएगा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विथ एग्जांपल। अब हम लोग पहले करेंगे बेंजीनोइड सिस्टम, मतलब जो बेंजीन से बने हैं, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे सभी एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग आएगा। ठीक है ना? तो बेंजीन रिंग जिनमें आएगा, आइए देखते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कौन कौन से हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे बेंजीनोइड एरोमेटिक। तो ऐसे सभी सिस्टम जो बेंजीन से मिलकर बने हो, बेंजीन जिनमें अटैच हो, उनको हम लोग बोलते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका बेंजीन ही है। जरा बेंजीन में बताओ साइक्लिक है क्या? सभी लोग ध्यान से देखो, बेंजीन साइक्लिक है। और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो हर सिस्टम, देखो sp2sp2 हाइब्रिड है ना, sp2sp2 हाइब्रिड। और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल है, डबल सिंगल, देखो डबल सिंगल, तो साइक्लिक हो गया, sp_sp2 हो गया। और जो sp_sp2 है वो प्लेनर होगा, तो बेंजीन पूरा प्लेनर होता है। कंजुगेशन डबल सिंगल है ना, है, कंजुगेशन भी है। अब यहाँ पे जरा पाई इलेक्ट्रॉन निकालो, 4n+2 = 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको कर लो, 2 को इधर भेज दो, तो 4n बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2, मतलब 4n बराबर क्या हो गया, 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब n की वैल्यू 1 आएगी तो सिस्टम एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक? तो हमारा बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। अपना प्यारा बेंजीन एरोमेटिक है। और हमने अभी देखा, इसकी पूरी प्रॉपर्टी पढ़ डाली, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ दिया, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। सारे कंडीशन फॉलो कर गया कि नहीं कर गया? मस्त है ना मॉलिक्यूल, सारे कंडीशन फॉलो करता है, बड़ा अच्छा बालक है ना, अच्छा बच्चा है, जो जो रूल बताओ सब सीख जाता है ना। आप लोग भी ऐसे बनिएगा कि जो कंडीशन बताया जाए सबको फॉलो करिएगा, ऐसा नहीं कि बताएं एक्स आप याद करो वाई, ऐसे में दुष्ट बालक होते हैं। हाँ, जो हम कहेंगे ये नहीं रूल है, तो ये लोग कहते क्या, रूल तो बने ही होते हैं तोड़ने के लिए। हाँ, अपने आप को धर्मेंद्र समझ लेते हो, रूल तोड़ने के लिए नहीं बने होते हैं। अगर रूल तोड़ोगे तो फिर वहाँ पुलिस, टीचर और ये सब जो प्रिंसिपल है वो भी बने होते हैं तोड़ने के लिए, वो रूल को नहीं, रूल तोड़ने वाले को तोड़ते हैं, बस यही अंतर है, तोड़े दोनों जाते हैं। दूसरा है नैप्थलीन, इस मॉलिक्यूल का नाम है बच्चों नैप्थलीन। जरा ध्यान से देखो, नैप्थलीन बॉल यही है जो आपके घर में पाया जाता है।
नैप्थलीन जरा देख के बताओ, क्या नैप्थलीन साइक्लिक है? नैप्थलीन साइक्लिक है? देखो और बताओ, साइक्लिक है। सभी कार्बन sp2 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 हाइब्रिड हैं? सभी कार्बन sp2 sp2 हाइब्रिड है कि नहीं है? सभी हैं। अल्टरनेट पर देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सब कंजुगेटेड भी है, फुल्ली रिंग कंजुगेटेड है, पूरा कंप्लीट रिंग कंजुगेशन में है। तीसरा प्लेनर है। अब पाई बॉन्ड 5 हैं, इसका नाम है नैप्थलीन, नाम याद रखना, इसका नाम है नैप्थलीन। ठीक है, तो नैप्थलीन में देखो जरा, 4n + 2 = कितने पाई बॉन्ड है? 5। तो 5 पाई बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 दूना 10, 10 आएगा। तो n की वैल्यू निकाल कर देखो, 2 आ रहा है क्या? 2 आया क्या? एरोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ? अब आप सभी में ये सारे कंडीशन फॉलो कराते चलो। ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। हमारा नैप्थलीन बॉल कैसा है? एरोमेटिक है। जो नैप्थलीन हमारे घरों में पाया जाता है वो कैसा है? एरोमेटिक है। ऑल नैप्थलीन कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, है ना एरोमेटिक। देखो, तीसरा इसी का और बड़ा भाई है। ठीक है, ये जुड़वा थे, तिड़वा है। अब 3 को पता नहीं क्या कहते हैं, बायो वाले बताओ। 2 बच्चे एक साथ हो तो उनको जुड़वा कहते हैं, बट 3 हो जाए तो उनको क्या कहेंगे? नैप्थलीन 3 एक साथ हो जाते हैं, सॉरी एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन है, इस कंपाउंड का नाम है एंथ्रासीन। अब जरा बताओ एंथ्रासीन क्या है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बताते चलो सर। 2 बच्चों का तो पता था, हमने बता दिया जुड़वा थे। ये 3 वाले को क्या कहें हम लोग? 3 वाले कितने पाई बॉन्ड है? सभी सिस्टम sp2 हाइब्रिड हैं, पूरा रिंग साइक्लिक है, डबल सिंगल हर बॉन्ड पे है, कंजुगेटेड भी है, सब रूल फॉलो कर रहा है। बस हकल भाई से पूछ लेते हैं, आपका मन भरा कि नहीं भरा? तो हकल बोलेगा 4n + 2 बराबर, चलो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। तो टोटल पाई बॉन्ड की संख्या 3 2 5 2 7, 7 से 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 4n बराबर क्या आ जाएगा? 12। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ गया ना। n बराबर इंटीजर आया, एरोमेटिक है। ये भाई भी अपना क्या है? एरोमेटिक। इन सब में खास क्या है? सब में बेंजीन जुड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन मॉलिक्यूल। ये है एंथ्रासीन मॉलिक्यूल। ठीक है, करंटली वी आर 100 स्टूडेंट लाइव। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मतलब अच्छा लग रहा है, कुल मिला के बताओ। 100 लोग लाइव हो, अच्छा लग रहा है, तो सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो 3 आ गया, एरोमेटिक हो गया। अब एक और इसी का भाई साहब है, वो आप कंपाउंड का नाम सुनोगे तो आपको मजा भी आएगा। ये एंथ्रासीन का ही भाई है, फेनंथ्रीन नाम है उसका। ठीक है, वो भी 3 वाला होता है, बट उसका तीसरा भाई बहुत टेढ़ा होता है। 2 सीधे होते हैं, तीसरा वाला टेढ़ा होता है। अब सब सीधे हो जरूरी थोड़े ना है, पूरे खानदान में एक ठो टेढ़ा भी चाहिए ना। हमारे यहाँ भी एक ठो है टेढ़ा, सबके यहाँ होता है, तुम्हारे यहाँ भी होगा। ये देखो, इसका नाम फेनंथ्रीन है। इसका नाम क्या है? फेनंथ्रीन है। जरा ये बताइए एरोमेटिक होगा कि नहीं? अगर होगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज कॉल्ड फेनंथ्रीन। इसके लिए n का वैल्यू कैलकुलेट करो सभी लोग और बताओ कितना है। देख के बताइए सभी लोग। ये एंथ्रासीन है, क्या साइक्लिक है पूरा सिस्टम? पूरा सिस्टम साइक्लिक है। क्या पूरा सिस्टम कंजुगेटेड है? देख रहा होगा, पूरा सिस्टम कंप्लीटली कंजुगेटेड है। हर एटम का हाइब्रिडेशन sp sp2 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 ही है ना। और यहाँ भी n की वैल्यू निकाल के देखो, आपका 3 ही आएगा। तो एंथ्रासीन भी क्या हुआ? एंथ्रासीन भी हमारा एरोमेटिक निकला, है ना। एंथ्रासीन भी हमारा क्या निकला? एरोमेटिक निकला। मस्त, समझ आ गया बेंजेनॉइड। अब एक और सिस्टम चलेंगे, अब हम लोग आगे चलेंगे। ये बेंजीन वाले थे, अब जो आएगा वो आपको एकदम दिमाग का दही करने वाले आ रहे हैं। ठीक है, वो सब नॉन बेंजीनॉइड है। ये सब क्या होंगे? नॉन बेंजीनॉइड। अभी आपको बेंजीन पढ़ा, बेंजीन के सभी भाई लोग एरोमेटिक थे। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, नॉन बेंजीनॉइड मतलब जिसमें बेंजीन नहीं होगा, नॉन बेंजीनॉइड। So let's proceed with non-benzenoid aromatic.
अब जरूरी नहीं ना केवल बेंजीन वाले एरोमेटिक हो, कभी कभी देख लो गलत टाइप हो गया फिर से। हमारा ये हो गया नॉन बेंजोनॉइड सिस्टम। नॉन बेंजोनॉइड सिस्टम में कोई बेंजीन मॉलिक्यूल नहीं होगा, बेंजीन होगा ही नहीं, सिर्फ बेंजीन के नॉन बेंजोनॉइड पार्ट होंगे। तो नॉन बेंजोनॉइड पार्ट में आइए शुरू करते हैं कैसे। सबसे पहला मॉलिक्यूल है साइक्लोब्यूटाडाइईन। जरा इसको देखो तो बता, इसका नाम है साइक्लोब्यूटाडाइईन। बताइए सभी लोग, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? साइक्लोब्यूटाडाइईन, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? बताइए सभी लोग, ये क्या है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? निकाल के देखोगे, पहले तो साइक्लिक है, पहला कंडीशन फॉलो किया, साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन, सभी कार्बन sp2 sp2 हाइब्रिड हैं, एक पाई बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, सब sp2 हाइब्रिड हैं। n की वैल्यू निकालो तो यहाँ पे 4n + 2 बराबर आपको मिलेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दो ही पाई बॉन्ड है तो n की वैल्यू 1/2 आ गई, और जो 1/2 आते हैं वो क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। दिस पार्ट इज एंटी एरोमेटिक। और ध्यान से देखो, एंटी एरोमेटिक होने की वजह से क्या होते हैं? ये हाईली अनस्टेबल, और जो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने आप को एरोमेटिक की तरफ ले जाते हैं या नॉन एरोमेटिक की तरफ ले जाते हैं। तो आप देखो, ये रूम टेम्परेचर पे क्या करता है? डाइमराइज हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रूम टेम्परेचर पे कौन डाइमराइज होता है, तो जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है मोस्ट ऑफ देम ट्राई टू बी डाइमराइज। डाइमराइज होते ही नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब ये डाइमराइज होता है तो ऐसे बन जाता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना था, भूल गया हूँ, तुरंत बता देता हूँ। ये डाइमराइज कर गया, देखो इसमें कंजुगेशन खत्म हो गया, ये कार्बन sp3 हो गया, ये sp3, ये sp3, sp3। अब ये क्या हो गया? ये कंजुगेशन भी नहीं है, sp3 हाइब्रिड हो गया। तो ये क्या किया? रूल फॉलो नहीं कर रहा। जो रूल फॉलो नहीं करते वो क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी का बच्चों ऑर्डर लिख लो जरा, स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रहेगा तभी हम लोग आगे काम कर पाएंगे। मोस्ट स्टेबल होता है एरोमेटिक, मोस्ट स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर आपका होता है क्वासी एरोमेटिक, देन उसके बाद होता है होमो एरोमेटिक, देन आपका होता है नॉन एरोमेटिक, सबसे लास्ट में जो होता है वो एंटी। ठीक है ना? एंटी वाले क्या होते हैं? लीस्ट स्टेबल। जो एंटी एरोमेटिक है वो क्या होते हैं? लीस्ट स्टेबल। ध्यान से देख लीजिएगा, ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? लीस्ट स्टेबल। तो इससे क्या पता चलेगा कि अगर कोई एंटी एरोमेटिक है और उसको मौका मिले नॉन एरोमेटिक होने का, तो होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? अगर कोई एंटी एरोमेटिक है, कोई एंटी एरोमेटिक है और वो चाहेगा, देन आपका होता है नॉन एरोमेटिक। अगर कोई एंटी एरोमेटिक है और वो चाहे अपने आप को नॉन एरोमेटिक बनाना, तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है तो होगा कि नहीं होगा? बताइए सभी लोग। तो हमेशा क्या होगा? जो सिस्टम एंटी एरोमेटिक है वो डायमराइज हो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या होता है? डायमराइज होकर एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक होना चाहेगा। ठीक है ना? इसीलिए डायमराइज हो गया। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलेंगे। ये हो गया पहला आपका। दूसरा हमारा कंपाउंड है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। देखते जाओ, इन सब की अपनी अपनी एक कहानी है। दिस कंपाउंड इज नोन एज साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। दिस इज कॉल्ड साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ठीक है?
इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, शॉर्टकट में इसको हम लोग कॉट बोलते हैं, COT, ठीक है, कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। इस मॉलिक्यूल को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? बताइए सभी लोग, क्या होगा? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, आपको क्या लगता है? आप शुरुआत में अगर आपको देखोगे ये मॉलिक्यूल आपके सामने आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2015 में गेट एग्जाम दिया था, गेट एग्जाम का पहला क्वेश्चन यही था। 2015 गेट, मतलब गेट सब बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है, ठीक है, गेट एग्जामिनेशन बहुत हाई लेवल का और बहुत बड़ा एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, यही आया था, यही वाला। हाँ, एनोलिन भी बोलते हैं, अभी एनोलिन भी बताऊंगा आपको, इसको 8 एनोलिन भी कहा जाता है, ठीक है। वो नॉन बेंजोनाइड में कर दिए तो एनोलिन की बात आप समझ लीजिए, जब एनोलिन में नाम लूंगा आप समझ जाओगे। आप लोग के हिसाब से क्या है? एंटी एरोमेटिक, बट जानते हो ये लग रहा है एंटी एरोमेटिक, आप एन की वैल्यू निकालिएगा तो आपको दिखाई देगा कि हाँ ये एन की वैल्यू इसमें फ्रैक्शनल आएगी, बट एक्चुअली ये मॉलिक्यूल ऐसे रहता ही नहीं है। अगर ये ऐसे होता जैसे दिख रहा है तो क्या होता? एंटी एरोमेटिक होता कि नहीं होता? अगर इसको मौका मिले कि एंटी एरोमेटिक से बच जाओ तो बचना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? अगर इसका निकाले हम 4n+2, इस केस का निकालते हैं 4n+2 बराबर, देखो 4 दूना कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 क्या होता है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाती, 6/4 है ना, मतलब 3/2। तो आप सबको लगता है एंटी एरोमेटिक है, तो अगर कोई सिस्टम एंटी एरोमेटिक है और उसको मौका मिले नॉन एरोमेटिक होने का तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक दिख रहा है बट उसको अगर मौका मिले कि तुम नॉन एरोमेटिक हो लो तो होगा कि नहीं होगा? अगर आप बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा आपके साथ दिक्कतें हैं, आपको मौका दे के अपनी दिक्कतों को दूर कर लो तो आप करने के लिए कोशिश करोगे ना? ये भी करता है। ये 8 मेंबर रिंग है, 7 और 7 से छोटे जो रिंग है वो बहुत रिजिड होते हैं, वो अपने आप को टेढ़े मेढ़े फ्लैक्सिबल नहीं कर सकते, बट 8 या 8 से बड़े जो रिंग होते हैं वो अपने आप को फ्लैक्सिबल करते हैं और फ्लैक्सिबल करके टब से बना लेते हैं। टब कैसा होता है, प्लेनर की नॉन प्लेनर? बताइए सभी लोग, टब कैसा होता है, प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है? टब, कभी आपके घर में टब होगा ना जिसमें पानी भरते हो, प्लेनर नहीं होता है। ये मॉलिक्यूल अपने आप क्या करता है, टेढ़ा कर लेता है और टब से बना लेता है। जैसे ही टब से बनाएगा नॉन प्लेनर हो जाएगा, और आपने रूल पढ़ा था नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होते हैं। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो ये हमारा जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग ये वाले रूल नहीं लगाएंगे। पूछा जाएगा आपसे, अगर कोई वाइवा में पूछ लिया कि चलो भैया एक्सप्लेन करो कॉट एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं है, नॉन एरोमेटिक क्यों है, तो आपका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कॉट फ्लैक्सिबल है, अगर वो नॉर्मल प्लेन पे रहता तो एंटी एरोमेटिक हो जाता, इसीलिए अपने आप को क्या करता है, फोल्ड कर लेता है। फोल्ड करने से क्या हुआ उसको फायदा, फायदा क्या हुआ, इट गेन नॉन प्लेनरिटी, और नॉन प्लेनर में ये नॉन एरोमेटिक रहना पसंद करेगा, यहां नहीं पसंद करेगा, ये पसंद करेगा। समझ गए ना सभी लोग? ये है मस्त। क्लियर सभी लोगों को? इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर हो गई? तो ये आपको देखा ना, धोखा दिया ना, कॉट भी धोखा देता है। अब इसके बाद अगले सिस्टम पे आ जाओ। अभी इसी कॉट के साथ अगर हम कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो एरोमेटिक हो जाता है। देखो कैसे होता है, ये बहुत, कॉट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कॉट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखो कॉट के साथ क्या होता है, ये कॉट ऐसा ही नहीं है, कॉट अपने तो नॉन एरोमेटिक था, बट इसके जितने भी खानदानी बच्चा बुच्ची होते हैं वो सब के सब एरोमेटिक होते हैं, सब एरोमेटिक। अब जरा बताओ इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 है ना, 2 या तो इसको मिल जाए, रुको थोड़ा अच्छे से बनाने दो, है ना, थोड़ा देखो मेरे पास सेप है क्या, 8 वाले नहीं लग रहे हैं,
8 वाले नहीं। ये ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8। अगर 8 से 10 हो जाए तो एरोमेटिक हो जाएगा, या 8 से 6 हो जाए तब भी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अगर हम यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 8 है 10 हो जाए तब भी एरोमेटिक हो जाएगा, और 2 घटा दें तब भी एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 10 हो जाएगा तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, एरोमेटिक। 6 हो जाएगा तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, एरोमेटिक। दोनों केस में एरोमेटिक होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 पोटेशियम एटम के साथ गर्म कर दो। आप सबने पढ़ा होगा, सोडियम भी ले सकते हो, सोडियम पोटेशियम दोनों ले लो चलेगा। एल्कली मेटल के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेंगे? यहाँ से 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन जैसे ही देंगे, ये हमारा जो कॉट था अब वो कॉट से कॉट डाई एनायन बना लेता है। ये बन जाता है ऐसे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब देखो पूरा सिस्टम कंजुगेटेड है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो n की वैल्यू आपकी 2 आने वाली है। काउंट करके देख लो, निकाल के देख लो आप। एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नेगेटिव चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 पाई बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 4 10, 4n + 2 बराबर 10 आएगा ना? तो 4n + 2 बराबर 10 मतलब n बराबर 2 आएगा। एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? आज की क्लास कंटिन्यू है, 9 बजे जाएगा, 10 बजे जाएगा, जब तक खत्म नहीं होगा एरोमेटिसिटी तब तक चलाना था ना। अभी पढ़ते रहो, जब थक जाना तो छोड़ देंगे, थकना नहीं है। ये दिखा आप लोगों को सभी को? ये क्लियर है ना? ऐसे अगर यहाँ पे 2 H+ आयन डाल दें, अगर हम यहाँ पे H+ आयन डाल दें तो H+ आयन क्या करता है? एक H+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन खाता है, तो 2 H+ आयन क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को खा जाएंगे। सॉरी, एक ही H+ डालो, 2 नहीं, एक H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन अकेले खा जाएगा। तो जैसे इसमें डालोगे एक H+ आयन, ये क्या करेगा? एक पाई बॉन्ड को खा जाएगा। तो जैसे ही एक पाई बॉन्ड खाएगा, वो हाइड्रोजन जाकर उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो एक पाई बॉन्ड को जैसे ही खाया, हमें क्या मिलेगा? एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका कॉट डाई कैटायन। देखते जाओ, ये क्या बन गया? कॉट डाई कैटायन बन गया। अभी हमने क्या देखा कि हमारा जो अकेले कॉट था, ये जो अकेले कॉट है, सिर्फ कॉट, जिसके हम कॉट की बात कर रहे हैं, ये तो नॉन प्लेनर था, बट इसका जो डाई एनायन बना उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, नेगेटिव नेगेटिव, इसको बोला जाता है कॉट डाई एनायन, ठीक है। और जो कैटायन बना उसको ऐसे लिखा जाता है पॉजिटिव और पॉजिटिव, कॉट डाई कैटायन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉट डाई कैटायन। अब देखो दोनों एरोमेटिक हैं कि नहीं? कॉट डाई एनायन हो या कॉट डाई कैटायन हो, यहाँ n की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ रही है, तो इन दोनों मेथड में सिस्टम क्या हो गया? एरोमेटिक। तो कॉट का डाई कैटायन भी और कॉट का डाई एनायन भी दोनों क्या होते हैं? एरोमेटिक हो जाते हैं। बोथ आर एरोमेटिक, बोथ स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीआईपी आपको कंपटीशन में ये मिलेगा, दोनों में से कोई ना कोई मिलेगा। ये अपने क्या था? नॉन एरोमेटिक है ना, होता है ना। कभी कभी हमारे मम्मी पापा गरीब होते हैं, बट हम लोग को इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं कि वो ये नहीं चाहता कि आप भी गरीबी झेलो। कॉट भी अपने खानदान के साथ वही किया है, ये खुद ही गरीब था, ये एरोमेटिसिटी कमी की वजह से एरोमेटिक नहीं हो पाया, ये वो सुख को प्राप्त नहीं कर पाया जो एरोमेटिसिटी में मिलता, बट इसने अपने साथ ऐसा कुछ किया ताकि इसके आने वाली दोनों जनरेशन क्या हो गई? एरोमेटिक हो गई, स्टेबल हो गई, बढ़िया हो गई। खुद की कुर्बानी दिया है ताकि ये दोनों क्या हो जाए? स्टेबलाइज हो जाए। आपको वही करना है, आपको कॉट से सीखना है
कि जो बलिदान आपके मम्मी पापा ने दिया है, जो कुछ उन्होंने सहा है, आपको न सहना पड़े, इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है इसीलिए एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक होकर स्टेबल होने के लिए, कोई हमें आकर अफेक्ट ना कर जाए ऐसा बनना है, कोई आकर हमें कुछ ना बोल जाए, इसलिए हमें पढ़ाई करनी है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल। ये सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया ना? आगे चलें? पानी पी लिया जाए क्या? कहो तो आप लोग को 2 मिनट का, 5 मिनट का कहो तो गैप दे दें। ठीक है, 5 मिनट तुम भी पानी पी लो, 5 मिनट हम भी पानी पी लेते हैं, ठीक है? पानी पी के मिलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कॉर्ड के आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक सभी लोग पानी पी लो।